हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, इसका अंतिम टॉपिक चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें लास्ट टॉपिक जो पढ़े हुए थे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़े हुए थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लामीज थ्योरम है वगैरह वगैरह मैंने पढ़ाया हुआ था। तो आइए देखते थोड़ा सा और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जो कि बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में है, ठीक। लेकिन होता क्या है, ट्रेन जब एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ती है, एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि पेंडुलम वर्टिकली डाउनवर्ड होने के बजाय ये वर्टिकल से 4 डिग्री पर आ जाता है, यानी इसकी सजेशन जो ये थी बदल कर अब ये हो जाती है। फोर डिग्री पर आ जाता है। रिजिड सपोर्ट साइड लटकाया गया सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से, ये इसे आप 40 मत समझिए, लिखना 4 डिग्री, वर्टिकल से 4 डिग्री पर आ जाता। तो स्टूडेंट्स, बताना है कुछ एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या है, ट्रेन किस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है कि वर्टिकली लटकाया गया सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से 4 डिग्री पर आ गया है ना। आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि जो हमारा ये यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम के नहीं, इसमें जो बॉब है इसका मास m है, इसका मास हमने कितना मान लिया, m मान लिया, ठीक। तो आइए अब देखते हैं कि इस पर फोर्स कौन कौन से काम कर रहे होंगे, क्या फोर्स कौन कौन से काम कर रहे होंगे। एक बात देखा जाए कि इसका वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहेगा वेट mg, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहे हैं हम लोग। और इस पर दूसरा फोर्स जो काम कर रहा होगा, टेंशन काम कर रहा होगा, स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जब क्लास 11th में आए होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं, सर टेंशन क्या है, टेंशन टेंशन टेंशन, और आपके दिमाग में हो जाता है टेंशन। अरे घबराने की जरूरत नहीं है यार। स्ट्रिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम लटका के देख लो, उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रिंग फोर्स लगाती है कि नहीं लगाती है। हाँ, माना कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए मैंने ये लटकाया हुआ है, इसको ऐसे लटका दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों लटका है भाई, ये यहाँ पे क्यों लटका है, ये नीचे जाना चाह रहा है ना इसके वेट की वजह से, पर नहीं जा रहा, क्यों, इसके वेट के बैलेंस को करने के लिए इस स्ट्रिंग ने अपवर्ड फोर्स लगाया, ये वायर ने अपवर्ड फोर्स लगा रखा है, इस वायर ने अपवर्ड इसकी लेंथ के अलॉन्ग फोर्स लगा रखा है। इसी फोर्स को स्ट्रिंग में डेवलप्ड टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, ठीक। ये टेंशन लगा रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये नीचे की तरफ इसका जो वेट है बैलेंस हो रहा है। ये रेस्ट में है, रेस्ट में है कि नहीं, ओके। और दूसरी बार एक बात हमको ये भी फील हो रहा है कि हमारे यहाँ पर ये बहुत भारी है, हमारा ये अंगुलियां दुखने लगी हैं, हाँ, क्यों, हमको फोर्स लगा के रखना पड़ रहा है इसको यहाँ पे पोजीशन में रखने के लिए, क्यों, हमारे यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ रहा है हमको, ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारे हैंड पर, यानी जहाँ से स्ट्रिंग हैंग की गई है वहाँ पर भी डाउनवर्ड फोर्स लगा रखी है। नहीं, हमारे साथ कोई डाउनवर्ड फोर्स लगा के खींच रही हैं, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई हल्की पिग, कोई हल्की खूंटी हो, यहाँ से लटका दो आप, ये हल्की हो, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, क्योंकि इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। दिस फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय दिस स्ट्रिंग। कहेंगे सर स्ट्रिंग नहीं लगा रही है, ये फोर्स तो ये बॉडी लगा रही है, इसका वेट वहाँ पे काम कर रहा है। नहीं, ये आज समझना आपकी गलती है। अरे ये बॉडी का वेट उस पर कैसे लगेगा, ये बॉडी का वेट उस पर कैसे लगेगा, ये उस पर बॉडी उससे इतना दूर है, यहाँ पर बॉडी का वेट तो तब माना जाएगा जब ये इसके ऊपर ऐसे रखी गई हो, ऐसे।
ऐसे रखी गई तो अब माना जाएगा कि यहाँ पर फिंगर पर जो है इसका वेट है, लेकिन इतना दूर है तो ये नहीं, स्ट्रिंग ने लगा रखा है फोर्स डाउनवर्ड। स्ट्रिंग दो जगह पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पर बॉडी से और एक यहाँ पर रिजिड सपोर्ट से। ओके, तो जहाँ पर भी कनेक्टेड है वहाँ पर अपने लेंथ के लॉन्ग अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है। यहाँ पर इसने डाउनवर्ड फोर्स लगा रखा है, यहाँ पर इसने अपवर्ड फोर्स लगा रखा है। तो इन्हीं फोर्सेस को टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं फोर्सेस को टेंशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये टेंशन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग अपने लेंथ के अलोंग किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाती है तो इसे उसका टेंशन बोलते हैं। और स्ट्रिंग लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगाएगी या लेंथ के परपेंडिकुलर थोड़ी लगा पाती है। तो स्ट्रिंग ऑलवेज अपने लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगाती है, जहाँ पे कनेक्टेड होती है अंदर की तरफ टेंशन है। यहाँ रिजिड सपोर्ट पे लगी है तो यहाँ पर भी लगा रही होगी इधर की तरफ टेंशन। सपोर्ट हल्का होता तो टूट के गिर जाते ये, लेकिन रिजिड सपोर्ट है तो नहीं गिरने वाले, इसका टेंशन यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया कि बॉब पर टेंशन टी लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे आके ब्लॉक हो जाते हैं। अब क्या करें? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी पर बात पर आकर ब्लॉक हो जाते हैं कि अब क्या करें। भैया ब्लॉक होने की जरूरत नहीं है, सोचो। बॉब यहां पर आकर रेस्ट में है। क्या? बॉब यहां पर आकर के रेस्ट में है, ऐसा ट्रेन में बैठे आदमी को दिखाई देगा। ऐसा ट्रेन में बैठे आदमी को दिखाई देगा, रेस्ट में है। लेकिन बाहर खड़े आदमी को यह दिखाई देगा कि ये बॉब एक्सीलरेशन ए से आगे जा रहा है। अरे ट्रेन आगे जा रही है तो बॉब उसके भीतर, तो बॉब भी आगे जा रहा है, बाहर खड़े आदमी को यही ना दिखाई देगा। दोनों बातों को मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। पहली बात तो अंदर वाले के आदमी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बाहर वाले आदमी के रिस्पेक्ट में ये एक्सेशन में है। तो पहले हम बाहर वाले आदमी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द मैन स्टेड आउटसाइड द ट्रेन, है ना, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में माना जाएगा। अंदर वाला आदमी भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन, तो अंदर वाला आदमी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं माना जा सकता, है ना। और हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तभी अप्लाई करते हैं जब ऑब्जर्वर एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, तो बाहर का आदमी एब्सोल्यूट रेस्ट में है, इसलिए यहां पे सारी स्टडी हम बाहर वाले आदमी के हिसाब से करेंगे, तब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, चाहे न्यूटन सेकंड लॉ चाहे न्यूटन फर्स्ट लॉ जो भी लगाएंगे। ओके, तो आइए पहले हम बाहर वाले आदमी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ट्रेन के बाहर है, उसको दिखाई दे रहा है कि बॉब एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है। ट्रेन का एक्सेलरेशन ए है, तो रेस्ट में जब बॉब आ चुका है अंदर के रिस्पेक्ट में, तो भी वो एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है। इस पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एमजी और टेंशन, दो ही फोर्स है, तीसरा कोई फोर्स नहीं है। तो ये आगे क्यों जा रहा है भाई? विचार कीजिए। हम कहते हैं फोर्सेस को या तो सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं है, इनको रिजॉल्व करिए। टी को रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। कहेंगे सर एमजी को क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया मोशन जो हो रहा है यहां पर वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस में पढ़ें तो बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, मोशन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक, तो ये अगर 4 डिग्री है तो ये भी 4 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये भी 4 डिग्री होगा। और ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो टी कॉस 4 डिग्री और यहां पे टी साइन 4 डिग्री, है ना। तो स्टूडेंट्स हमने देखो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है इनको। अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। चूंकि इसका ना तो कोई वर्टिकली अपवर्ड ना तो कोई वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो हमें मानेंगे जितना फोर्स अपवर्ड लग रहा है उतना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है।
दीज फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं टी कॉस 4 डिग्री इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फोर्स टी साइन 4 डिग्री है, टी साइन 4 डिग्री है जो कि राइट की तरफ लग रहा है और इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स जरा आप विचार कर लीजिए, तो आप जरा विचार कर लीजिए, क्या विचार करना है? विचार ये करना है कि ये जो टी साइन 4 डिग्री है शायद यही वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉब का एक्सेलरेशन ए है, जिसकी वजह से बॉब का एक्सेलरेशन ए है। अगर ऐसा ना होता तो स्टूडेंट, अगर ये स्ट्रिंग अगर बेंड ना हुई होती स्टूडेंट्स, तो आप सवाल पूछते हमसे कि सर ट्रेन मूव कर रही है तो इंजन के द्वारा उस पर फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ एनर्जी मिल रही है, तो एक्सेलरेशन ए से ट्रेन चल रही है। लेकिन बॉब जो ऐसे हैंग किया गया है, इस पर लगने वाले फोर्स mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, ये फोर्सेस इक्वल अपोजिट कैंसिल ईच अदर, बट बॉब का भी तो एक्सेलरेशन ए है, ट्रेन एक्सेलरेशन ए से जा रही है तो बॉब का भी एक्सेलरेशन ए है, तो बॉब में एक्सेलरेशन कहां से आया? तो वहां पे आंसर देना मुश्किल हो जाता। इसी आंसर को देने के लिए बॉब की स्ट्रिंग वर्टिकल से 4 डिग्री बना ली ताकि हमें इसका आंसर देने में दिक्कत ना हो। क्या अगर ये वर्टिकल से 4 डिग्री पे आएगा तो इसका टेंशन का एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन 4 डिग्री, और इन आसानी से कह सकते हैं कि यही वो कंपोनेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एक्सेलरेशन ए इन दी बॉब। यही वो फोर्स है जो बॉब को एक्सेलरेशन ए दे रहा है, अर्थात बॉब और ट्रेन दोनों एक्सेलरेशन ए से चल रहे हैं। आई बात समझ में? यानी ये रिजल्टेंट फोर्स है, क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी बॉब है व्हेन ट्रेन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लिख दिया जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप डिवाइड कर दीजिए, टी साइन 4 डिग्री अपॉन टी कॉस 4 डिग्री इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी, है ना। इक्वेशन 2 को हमने न्यूमरेटर और 1 को डिनोमिनेटर में रखा है इस तरीके से। एम एम से कैंसिल हो गया, ए बाई जी टी टी से कैंसिल हो गया, वो जगह साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब होता है tan 4 डिग्री इक्वल टू ए बाई जी। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, ए की वैल्यू तो गिवन है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको लेना है। tan 4 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो सकता है ना हो, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली tan 4 डिग्री की वैल्यू वहां पर गिवन होगी, डेफिनेटली वहां पर tan 4 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी, या अप्रॉक्सीमेट में आप लिखोगे इस तरीके से या ऐसे ही रहने दोगे वो आपके ऊपर है, ठीक। या लॉगरिथमिक टेबल मिलता है, टेबल में भी वैल्यूज होती हैं, उसमें आप साइन को साइन tan की वैल्यू देख सकते हैं कि किसी भी डिग्री के लिए। तो tan 4 डिग्री की वैल्यू अबाउट 0.07 होती है, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि 0.07 इंटू जी इक्वल टू ए, 0.07 इंटू 10 ए इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं माना कोई रिजिड सपोर्ट से इससे 2 स्ट्रिंग लटक रही हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके मतलब एक ब्लॉक को लटका दिया गया है। इस तरीके से एक ब्लॉक यहाँ पे लटका दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लॉक लटका दिया गया जिसका मास m है। ये स्ट्रिंग्स यहाँ पे अल्फा कोण बनाती हैं और यहाँ पे बीटा, अल्फा बीटा 2 एंगल बनते हैं। कहीं इसको लटकाया गया यहाँ पर तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा T1, इसमें टेंशन क्रिएट होगा T2। ये टेंशन T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है ना। ये एंगल्स दिए हुए हैं, ब्लॉक का मास दिया हुआ है, इन्हीं के टर्म में हमको टेंशन T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल बताया मैंने, एक ब्लॉक 2 स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग किया गया है। ए ब्लॉक इज हैंग्ड बाई यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर।
strings makes alpha and beta, makes angle alpha and beta with horizontal, and then what will be the tensions in the string. तो स्टूडेंट्स लटका दिया गया है, तो ये रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की ही बात करनी है यहाँ पर। तो वही काम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट्स, इस पर जरा विचार कीजिए। तो इस पर एक टेंशन काम कर रहा है, एक टेंशन T2 काम कर रहा है, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें रह गई। और ये एंगल अल्फा है, जरा इन टेंशन के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बताया कि भाई जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हैं ठीक है, जो नहीं है उनको रिजॉल्व करेंगे। तो T1 को रिजॉल्व करते हैं। ये देखिए ये वाला जो फोर्स इधर वाला लग रहा है वो T1 है, तो T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin अल्फा। ओके, ऐसे ही T2 के बारे में बात की जाए तो T2 वाला इधर वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T2 cos बीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 sin बीटा। ओके, T2 cos बीटा एंड T2 sin बीटा, है ना स्टूडेंट्स। रिजॉल्व करना तो आप लोग जान ही गए, सीख ही गए। जिधर का एंगल पता है उधर का कॉस, जिधर का उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन में आएगा। अब भाई इक्वेशन ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। ये बॉडी रेस्ट में है तो जितनी फोर्स राइट उतना लेफ्ट, जितना फोर्स अप उतना डाउन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अपोजिट फोर्सेस को इक्वल दिखाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। यही हर जगह करना है, ठीक। तो पहले क्या करना है, अपोजिट फोर्सेस को इक्वल दिखाना है। तो पहला काम हम कर लेते हैं, T1 cos अल्फा जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है इज इक्वल टू T2 cos अल्फा जो कि राइट डायरेक्शन में है। ये अपोजिट फोर्सेस है तो इनको इक्वल दिखाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लेकिन अभी एक इसमें काम कर लेते हैं, T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos बीटा को लेकर डिवाइड तो मिल जाएगा हमको T2 इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा। इक्वेशन नंबर 1 वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, एक रिलेशन लगाया, इक्वेशन ऑफ मोशन एक बनाया। दूसरा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो दूसरा हम अप्लाई करते हैं क्या, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, ये T1 साइन अल्फा और ये T2 साइन क्या बोलते हैं बीटा, है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया सीधे सीधे। ये अपवर्ड फोर्स हो गया जो टोटल है, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स है जो mg, तो मस्ट बी इक्वल टू mg। जितना फोर्स अपवर्ड उतना डाउनवर्ड है। अब T2 की वैल्यू हम यहां से लेकर के रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये 2 है एंड 2 T1 साइन अल्फा प्लस T2 की जगह पे क्या लिखना अपने को, T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन अभी नहीं बनाते हैं, दोनों में T1 है, कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा T1 इज इक्वल टू, सॉरी कॉमन कर रहे हैं तो इन ब्रैकेट लिखेंगे साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन cos बीटा इक्वल टू mg। T1 इंटू ये देखिए इसे अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे, इधर cos बीटा आ जाएगा तो cos बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू वही mg। साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा एक फॉर्मूला बन गया है स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है। इसे आप लिखेंगे T1 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू mg। cos बीटा को ले जाके उधर मल्टीप्लाई, T1 इक्वल टू mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा।
ये जाके मल्टीप्लाई, ये पूरा आएगा तो डिवाइड। आप लोग स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज होंगे कि इसकी जगह पे ये कैसे लिख दिया गया, तो अब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू एक सिंपल सा फार्मूला होता है अपने पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूले से भाई साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू साइन ए प्लस बी यानी साइन अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो हो रही हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी T1 की वैल्यू मिल चुकी है, हमें T2 चाहिए तो हम लाकर वैल्यू यहाँ पुट कर दें। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम वन इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी आ गई है, mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या बोलते हैं इसको, ये सॉरी T1 की वैल्यू पुट किया है तो इंटू है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा से कैंसिल, तो T2 इक्वल टू आ जाएगा mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और देखिए जो गिवन डेटा था हमारे पास अल्फा बीटा और मास, इन्हीं के टर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। समझ में आया तो स्टूडेंट्स ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि माना कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई रोप एक रखी हुई है, क्या है रोप, ये रोप है, रस्सी है जिसके लेंथ L है, कैपिटल L इसकी लेंथ है, और मास इसका कैपिटल M है। इसको एक एंड से फोर्स F लगा करके पुल करते हैं, फोर्स M लगा के पुल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बताइए जिस एंड पे फोर्स लगाया गया है वहां से L डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, वहां से L डिस्टेंस पर स्ट्रिंग में यानी रोप में टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ज़्यादा कठिन बात नहीं है, पहले पता कर लें, है ना, पहले पता कर लें कि ये फोर्स F लगा रहे हैं, मास M का रोप है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन कितना है रोप का ये तो पता चल गया। अब स्टूडेंट्स चाहे बात की जाए ये बचा हुआ पोर्शन जो कैपिटल L माइनस स्मॉल l है इसकी, चाहे बात की जाए इधर वाले पोर्शन की, सबका एक्सेलरेशन यही A इक्वल टू F बाई M होगा, सबका एक्सेलरेशन होगा। एक बात और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, ये आगे वाला पोर्शन, अब आप इसको एक के रूप में नहीं, इसको आप दो के रूप में देखिए, और यहाँ पे जोड़े गए हैं ऐसा देखिए, है ना। आगे वाला पोर्शन पीछे वाले पोर्शन को पुल कर रहा होगा स्मॉल f फोर्स से, और पीछे वाला भी आगे वाले को इतने फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर दोनों इक्वल और अपोजिट, दोनों पोर्शन एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स ना लगाते तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहते शायद, है ना। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ओवरऑल हमको पता ये करना है कि आगे वाला पोर्शन, यहाँ पे टेंशन कितना है, मतलब आगे वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन पीछे वाले पोर्शन को कितने फोर्स से पुल कर रहा है, क्या पता करना है स्टूडेंट्स। यहां पर इस पोजीशन पर हमको टेंशन पता करना है, यानी हमको ये पता करना है कि आगे वाला पोर्शन पीछे वाले पोर्शन को कितना फोर्स लगा के पुल कर रहा है। तो एक बात स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए, भाई पीछे वाला पोर्शन हम अलग से निकाल के यहां लगा देते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल f जो कि आगे वाले पोर्शन के द्वारा लगाया जा रहा है। कहेंगे आपकी मैंने तो सर इतना लगा रखा है बाहर f, तो वही पूरे पोर्शन पे होगा। नहीं स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है, कि तब होता है जब रोप या स्ट्रिंग मासलेस होती है। कैसी होती है,
मासलेस। ओके, अगर ये मासलेस रोप होती, जैसा कि एज्यूम करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तब जितना फोर्स यहाँ पे आपने लगा दिया पूरे रोप के अलॉन्ग हर जगह उतना ही फोर्स लग रहा होता है। लेकिन अगर इसका मास है तो अलग अलग पोर्शन पर अलग अलग फोर्स हो सकता है। तो यहां पर हम जो कंसीडर करने जा रहे हैं, हम कंसीडर ये करने जा रहे हैं जो पोर्शन L माइनस स्मॉल l है उसको L लेंथ वाला पोर्शन पुल कर रहा है। पुल कर रहा है यानी फोर्स F लगा के पुल कर रहा है। ओके, यानी हम लोग को यह भी पता चलेगा जो एक्सेलरेशन A है वो इसी फोर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। न्यूटन से सेकेंड लॉ अप्लाई करने की कोशिश करें तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, बट इसका मास अभी हमको नहीं पता है। आइए इसका मास पता करते हैं। मास पता करना जाएंगे, पहले टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, यूनिफॉर्म रोप है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। मास पर यूनिट लेंथ है ना। कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते जरूर हैं पर उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है। कहेंगे सर मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? अरे भैया इसका मतलब ये होता है इस रोप की यूनिट लेंथ एकांक लंबाई है ना, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। जैसे लेंथ L का मास m है तो यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो कैपिटल M बाई L होगा। मास पर यूनिट लेंथ यानी मास ऑफ यूनिट लेंथ m बाई L। भाई m में L से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो मास पर यूनिट लेंथ होता है m बाई L। तो इस लेंथ L माइनस L का मास कितना हो जाएगा? देन मास ऑफ रोप ऑफ लेंथ कैपिटल L माइनस स्मॉल l। इस लेंथ की जो रोप है उसका मास कितना होगा? m डैश इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ L माइनस स्मॉल l। ओके, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट लेंथ का मास इंटू लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द रोप। ओके, तो L माइनस L हो गया, ये बात क्लियर। इसका मास मिल गया, क्या मिल गया? m डैश। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू m डैश इंटू a। वैल्यूज पुट करते हैं तो स्मॉल f इक्वल टू आ जाएगा, m डैश की वैल्यू कितनी है? यहां से आ रहा है कैपिटल M बाई L, L माइनस स्मॉल l इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है F बाई M, M से कैंसिल हो जाएगा, F इक्वल टू आ गया कैपिटल F इंटू L माइनस स्मॉल l बाई L। आप इतने पे छोड़ सकते हैं या अलग अलग डिवाइड कर दें तो स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F इंटू 1 माइनस स्मॉल l बाई कैपिटल L, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स L लेंथ पर जिस एंड पे फोर्स लग रहा है वहां से L लेंथ पर जो पोर्शन है वहां पर टेंशन की वैल्यू F इंटू 1 माइनस स्मॉल l बाई कैपिटल L होगी। स्टूडेंट्स इस प्रकार से बात क्लियर होती है कि अगर आपने ये सीख लिया है ना कि कौन सी बॉडी पर फोर्सेस की बात हमें करनी है और उस पर फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर ये छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने आराम से आगे होंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। आप इनको आराम से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, जय हिंद, थैंक यू स्टूडेंट्स।